हेलो। हम पढ़ रहे हैं बहुपदों के बारे में। पिछली कक्षाओं में हम बीजीय व्यंजकों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। हमने सीखा था लास्ट क्लासेस में कि कैसे x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई या x गुणा वाई या x गुणा x किया जाता है। और हमने पिछले कक्षाओं में ये भी पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो हम सबसे पहले इस अध्याय में एक बीजीय व्यंजक का, विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे बहुपद कहते हैं, और उससे संबंध शब्दावली का अध्ययन करेंगे। और इसी में हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय और बहुपदों के गुणनखंड में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। इनके अतिरिक्त हम कुछ बीजीय शब्द समीकाओं का और कुछ दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करने और मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक चर वाले बहुपद। अगर आपको याद हो तो चर को एक प्रतीक से हमेशा प्रकट करते हैं। वो प्रतीक क्या हो सकता है? एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो सकता है ना। और ध्यान रहे कि ये जैसे इसी टाइप से अगर हम कोई टर्म्स लेते हैं, जैसे 2x, 3x, -x, -12x, ये सब क्या होंगे? बीजीय व्यंजक होंगे, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। अब ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये अभी जैसे 2x, 3x, -x, ये सब है, तो ये सब के सब जो x हैं, ये एक अचर से गुणा हो रहे हैं। तो एक अचर गुणा x के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये अचर आपको पता नहीं है तो आप इसको किस रूप में प्रकट कर सकते हो? a गुणा x के रूप में प्रकट कर सकते हो। ठीक है, यानी एक अचर गुणा एक चर। तो इसमें अचर हम ये जानते नहीं कि अचर क्या है, तो हम ऐसी स्थितियों में अचर a, b, c इनसे प्रकट करते हैं, और उसका जो मान होगा वो मान लीजिए क्या हो जाएगा? a गुणा x हो जाएगा। ठीक है। फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर और चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। ठीक है। तो कैसे? अचरों के मान हमेशा सदा समान होते हैं, है ना। अर्थात एक दी हुई समस्या में हमेशा अचर के मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन चर के मान में चेंज हो जाएगा। जैसे a गुणा x है, इन फ्यूचर अगर a की वैल्यू निकलती है तो वो a की वैल्यू निकलेगी हमेशा, लेकिन x के मान की एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी निकल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि x का मान परिवर्तित रहेगा। ठीक है। तो इक्वेशन हमेशा इस टाइप से बनती है कि x के एक से ज़्यादा मान भी संभव होते हैं। ओके। तो इस प्रकार से अचरों के मान सदा समान होंगे, लेकिन और चर के मान में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है। अब एकक की भुजा वाला आप वर्ग लीजिए, है ना। इसमें सबकी जो लेंथ है, भुजा की जो लंबाई है, वो 3-3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप अगर हम नापेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 12 एकक हो जाएगा। एकक मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है ना, कोई भी मात्रक हो सकता है। तो इसका परिमाप 12 एकक हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी भुजा जो है 10 एकक हो, है ना, तो 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 40 एकक हो गया, यानी 10 × 4। पहले क्या था? 3 × 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी भुजा की लंबाई x हो तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4x एकक हो जाएगा। ठीक है, यानी भुजा की लंबाई में परिवर्तन होते ही इसका परिमाप भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब अगर मान लो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? x गुणा x, यानी x स्क्वायर एकक, यानी अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यानी x स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है। वापस से तो जैसे 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक हो गए। ठीक है। तो अभी तक जो हमने जितने भी बीजीय व्यंजक लिए वो सब, उन सब के है ना घात क्या थे? उन सब के घातांक हमेशा पूर्ण संख्या थे। और इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद बोलेंगे, है ना। ऊपर दिए हुए जो उदाहरण थे उनमें चर क्या था? x चल रहा था, x चल रहा था, x चल रहा था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास जैसे x³ - x² + 4x + 7 ये व्यंजक लिया, तो इसमें चर x में ये एक बहुपद है। इसी प्रकार 3y² + 5y है, तो ये इसमें है ना चर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, y हो जाएगा, क्योंकि y का मान परिवर्तित होने पे पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ऐसे t² + 4, तो इसमें चर क्या हो गया? t। जिसकी वैल्यू परिवर्तित हो, जिसका मान चेंज होता रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और उसी चर में आपका बहुपद शो हो जाएगा। ठीक है। x² + 2x में व्यंजक x² और 2x हो जाएगा, और ये बहुपद के टर्म यानी पद कहलाएंगे। बहुपद, बहुत पद, ये एक पद, ये दो पद। ठीक है।
तो ये दो पद का हो गया। इसी प्रकार इस बहुपद में कितने पद हैं? 3y² + 5y + 7, इसमें 3 पद हैं, 3y² 5y और 7। अब ये जो है ये -x³ + x² + 7 - 2, इसके कितने पद हैं? 4 पद हैं, ठीक है। -x² + 4x², 7x और -2, ठीक है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होगा, है ना। जैसे -x² + 4x² + 7x - 2, x की पावर 3, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। x² का गुणांक हो जाएगा 4, x का गुणांक होगा 7 और 2 का गुणांक मतलब x की घात 0, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -2। किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, है ना, क्या कि इसमें जो x की जो घातें होती हैं, है ना, x की घातें हमेशा कैसी होती हैं? x की घातें हमेशा 1 से कम होती जाती हैं, ठीक है। जैसे x की घात 3, 1 कम हुई, x की घात 2, 1 कम हुई, x की घात 1, 1 कम हुई, x की घात 0। तो इसमें x की घात 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 2 का कोई गुणांक नहीं है तो वहाँ x की घात 0 हो गई। तो x की घात 0 का गुणांक कितना हो गया? -2, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि x² - x + 7 में x का गुणांक क्या है? इसका गुणांक क्या है? -1 है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अब ये ध्यान रहे कि 2 भी क्या है? एक बहुपद है, ठीक है। जैसे 2, -5, 7 आदि अचर बहुपदों के उदाहरण हैं। अब हम एक नए प्रकार के बहुपद पढ़ रहे हैं जिसमें जैसे f(x) = 2, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद है, यानी आपका हर फंक्शन, जैसे सपोज़ मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो भी आपके फंक्शन का मान क्या है? 2। 3 रख रही हूँ तब भी आपके फलन का मान क्या है? 2। 5 रख रही हूँ 2। 500 पे रखूँगी x की वैल्यू तब भी इसका मान क्या है? 2 ही है, ठीक है। ऐसे ही शून्य पद p(x) = 0, ये शून्य पद होगा, लेकिन इसकी जो घात होगी वो शून्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम 0 को कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, 0 × x की घात 2, 0 + 0 × x की घात x + 0 × x की घात 0, या मैं x की घात 0 × x की घात 10 भी कर दूंगी तो भी मुझे इसकी घात पता नहीं चलेगी, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि शून्य पद जो है उसकी घात कितनी है, ठीक है। लेकिन जब अगर p(x) = 0 रखेंगे तो उसे हम शून्य बहुपद ज़रूर बोलेंगे, उसे अचर बहुपद नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। उसे अचर बहुपद नहीं बोल पाएंगे। अचर बहुपद में क्या होगा? केवल एक संख्या होगी, जैसे 2, -5, 7, 10, 15, 500, आप कुछ भी रख लो। जैसे p(x) = 500 है सपोज़, तो वो जो p(x) = 500 है, p(x), ठीक है, = 500, इसका मतलब क्या है? आप x का कुछ भी मान रखो, आपका संबंध ऐसा हो रहा है कि हर एक का मान कितना आ रहा है? 500। जैसे मान लो p(20) रखा, x का मान 20 रखा, 500, x का मान आपने 200 रखा, वो भी 500। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप x की क्या वैल्यू रख रहे हो, लेकिन सबका मान कितना है? 500 है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये शून्य बहुपद, ये वाला ये शून्य बहुपद होता है ना। अगर p(x) = आपने 0 ले लिया तो उसे मैं 0 पॉलिनोमियल बोलूँगी, शून्य बहुपद बोलूँगी। वो अचर बहुपद नहीं होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी घातांक में प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी तो मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, p(x) = 0 × x की घात 4 + 0 × x की घात 2 + 0 × x, ऐसे भी लिख सकती थी। तो क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पे तो देखिए इसकी बहुपद की घात 2 हो गई, यहाँ बहुपद की घात 4 हो गई। घात क्या होती है? किसी बहुपद की घात क्या होती है? जो सर्वाधिक अंक होता है, सर्वाधिक घात होती है, चर की सर्वाधिक घात, वो हमेशा पूरे बहुपद की घात होती है, ठीक है। उसे हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो रहा 0 बहुपद, शून्य बहुपद। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर x की घात आधी या x की घात 1/3 होगी, अगर पूर्ण संख्या नहीं है x की घात, तो वो बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है? जिसमें x के रिलेशन हो, y के रिलेशन हो, इस तरह से। लेकिन ये रिलेशन अगर इनकी घातें जो हैं वो पूर्णांक में नहीं हैं, पूर्ण संख्या में नहीं हैं, तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ये आपके प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। जैसे √x + 3 बहुपद नहीं है, ठीक है। x की घात आधी + 3 ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।